हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला मार्स कप का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न में, जो कि दोनों में से किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है। लेकिन तास्मानिया का जो आखिरी मैच था, आपको याद होगा, विक्टोरिया के अगेंस्ट में जहाँ पर वो जीते थे, वो मैच इसी ग्राउंड पे हुआ था। ठीक है, तो रिसेंट थोड़ा सा एक्सपीरियंस तास्मानिया का होगा, क्योंकि ना सिर्फ वो मैच और शेफील्ड शील्ड का भी जो मैच था वो इसी ग्राउंड पे खेल के गए हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया रिसेंट तो इस ग्राउंड पे ज़्यादा कोई मैचेस खेली नहीं है, लेकिन ओवरऑल मेलबर्न पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ तो ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं कि ये ग्राउंड किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है इन दोनों में से। तो ग्राउंड के रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं थोड़े से कम हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा सारी जो चीज़ें होंगी वो तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। तो देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। वेदर का कोई इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो तास्मानिया यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेटिंग होती हुई आपको दिखेगी। एक चीज़ जो मैंने डे 1 में बताया हुआ है तास्मानिया के बारे में, कि एक जनरली बॉलिंग डिपेंडेंट टीम होती है। अभी तक भी ये चीज़ आपने नोटिस करा होगा, जो मैच वो जीते हैं आखिरी मैच में जो विक्टोरिया के अगेंस्ट, वहाँ पर भी उनके बॉलरों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा था। 10 विकेट या 9 विकेट मेरे ख्याल से निकाले थे, 10 या 9 को एक्ट होगा। और यहाँ पर भी ये फिक्सचर में जब आपको दिखाऊंगा ना सारी चीज़ें, तब भी आपको ये चीज़ जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब बॉलरों का यहाँ पे डोमिनेशन रहा है तास्मानिया की तरफ से, और यही एक रेसिपी रही है उनकी तरफ से, जिसके वजह से वो यहाँ पे डोमिनेटिंग जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, एकमात्र मैच जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया जीती है, वो जो आखिरी मैच था, उस मैच को छोड़कर हमेशा ही यहाँ पर जो है बॉलरों का अपर हैंड रहा है तास्मानिया की तरफ से, सो डू उनके रिजल्ट्स का भी। ठीक है, तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इस ग्राउंड पे अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो पिछले 2 सीजनों में हमें दो दो मैचेस मिले हैं दोनों टीमों की तरफ से। तास्मानिया का ये जो अभी कुछ दिन पहले जो मैच हुआ, 2 दिन पहले विक्टोरिया के, वो एक मैच था जो वो जीते हैं। उसके पहले भी वो एक मैच खेले थे जो मैच हारे थे। ये ओवरऑल मेलबर्न के रिकॉर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं इसी ग्राउंड के हो, मतलब जंक्शन ओवल मेलबर्न के नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेलबर्न के हैं। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बताया जाए तो वो 2 मैच खेले हैं, दोनों ही अभी तक जीतते हुए आए हैं वो। अभी एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो नोटिस करते रहो, जो चीज़ मैंने आपको बताई, तास्मानिया का बॉलिंग डोमिनेशन वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बॉलिंग डोमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब 100 रन 150 रन के भीतर मामला निपटा रही है वो सामने वाली टीम की, लेकिन 10 विकेट निकल रहे हैं, 9 विकेट निकल रहे हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती है मैच जीतने के लिए, वो उनकी तरफ से हो रहा है। तो देखते रहो। पहला मैच 295, मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं दिखा रहा, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। साउथ ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर निपटा दिया, यहाँ पर वो मैच हार भी सकते थे। 38 ओवर में 267 तक पहुँच चुकी थी साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसको लीड किया था कूपर ने, लेकिन वो जीत नहीं पाए। 10 विकेट यहाँ पर निकाला। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई अभी अवेलेबल नहीं है। अगला मैच ये हुआ था सिडनी में, तास्मानिया ने, यहाँ पर भी एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि जनरली बैटिंग से हमें तास्मानिया का तरफ से बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंसेस जो है देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस फिक्चर में इनकी बैटिंग भी डिसेंट हुई है। जैसे कि यहाँ पर 295 बनते हुए देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया था 315। हालांकि जो मेजोरिटी ऑफ द परफॉर्मर्स रहे हैं हिस्टोरिकली वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री तो है स्कोर्स का अच्छा खासा उनकी तरफ से। तो 315 बना। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई, लीड किया था राइट मेरेडिथ ने, जिनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा, दोनों ही मैच ये सिडनी में हुआ था। तीसरा मैच भी सिडनी में ही हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 236 पर रोक दिया था सामने वाली टीम को। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको फर्गूसन दिख जाएंगे, लेमन दिख जाएंगे, यहाँ से मेरेडिथ दिख जाएंगे, बर्ड और वेबस्टर हैं। तास्मानिया ने चेस कर लिया करंट स्क्वाड में से जॉर्डन सिल्क आखिरी तीनों ही मैच पे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अच्छा करते हुए दिखे हैं। ये मैच पे आप देख सकते हैं रन बनाया। उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर भी इनके खाते में रन था, लेकिन मतलब 30 रन के ऊपर वो नहीं गए थे, लेकिन रन आउट हो गई थी इस मैच पर। ठीक है, और ये मैच भी फिर से तास्मानिया ने जीत हासिल करा। फिर से देखिए 228, फिर से लेमन और नीचे से रॉस का परफॉर्मेंस आया। बॉलिंग पे फिर से आपको मेरेडिथ दिख रहे हैं। मेरेडिथ कंसिस्टेंट यहाँ पर विकेट टेकर के तौर पर हमें दिखे हैं, इसके सिवाय एलिस बर्ड वगैरह भी हैं। तास्मानिया ने यहाँ पर चेस कर लिया, लीड किया मैकडरमॉट ने, और साथ में सैलेब जुएल पिछले सीजन के दोनों ही मैच पे 2 बार मुकाबला हुआ था पिछले सीजन में, दोनों ही मैच पे रन बनाने में सक्षम रहे थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64। और जो अगला मैच हुआ था, ये मैच हार गई थी तास्मानिया ने बनाया था 255। ये एक लौता मैच है जो तास्मानिया इस पूरे फिक्चर में हारी है, लेकिन सैलेब जुएल ने यहाँ पर भी रन बनाया है जॉर्डन सिल्क के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जॉर्डन सिल्क आखिरी 3 फिक्चर में हिस्टोरिकली यहाँ पर रन बनाने में सक्षम हुए हैं। यहाँ पर 71, यहाँ पर भी 20-25 के ऊपर गए थे, लेकिन रन आउट हो गए थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 87। और अभी तो चलिए स्मॉल लीग में डिफॉल्ट पिक हो ही जाते हैं ये, जिस तरह के परफॉर्मेंस उन्होंने करे हैं पहले 2 मैच पे। हालांकि उसकी भी डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए तो ऑफकोर्स आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
और बॉलरों में से रिचर्डसन वगैरह हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया था और बहुत ही आराम से जीत हासिल कर लिया था अपने बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके, जिसको लीड किया था हेड और केडी ने। तो अभी तक आपने जो नोटिस करी है पिछले फिक्चर में कि साउथ ऑस्ट्रेलिया एज ए बैटिंग साइड बहुत अच्छा वो नहीं कर पाए थे। जैसे कि यहाँ पर 228 9 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर 236 पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर 186 पर निपट गए। यहाँ पर बैटिंग अच्छा हुआ था लेकिन विकेट साथ में नहीं थे तो मैच वो हार गए। लेकिन जो मैच वो जीते हैं वहाँ से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया की, मतलब बैटिंग से, वो भी हमें देखने को मिल रही है, जिसको लीड किया था एलेक्स केडी और ट्रेविस हेड ने। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हिस्ट्री ये कह रहा है कि तास्मानिया एज ए बोलिंग साइड यहाँ पर अच्छा करती है और इसीलिए साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें हमेशा ही मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों के ऊपर जाना पड़ता है। टॉप ऑर्डर में हमेशा ये कोलैप्स वगैरह आता है। अगर आपने नोटिस करी होगी तो आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पर लेमन, एलेक्स रॉस मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे आपको फर्गूसन, लेमन फिर से, उसके बाद आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको केरी के साथ फर्गूसन दिखेंगे कुछ रन्स बनाते हुए। यहाँ पर आपको कूपर दिखेंगे, वैलेंटिन, रिचर्डसन। आप देख सकते हैं मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों का रोल जो आया है। एकमात्र जो मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया जीती है वहाँ पर उनके बैट्समैनों ने जो है डोमिनेट करा है और मैच को जितवाया है। अभी अगर हम हेड टू मैच की परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा हेड टू में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, 5 में से 4 मैच में आपने देख लिया। एक जो मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया जीती है वो भी कैसे जीती है वो भी आई होप आपने नोटिस कर ली होगी। ठीक है, अभी हेड टू हेड के अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉम कूपर जो कल के मैच में अवेलेबल नहीं है, इनके कुछ रिकॉर्ड्स थे। जेक लेमन कल के मैच में आने वाले हैं और इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 43 का औसत है। इसके सिवा ट्रेविस हेड साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तास्मानिया की तरफ से ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं उनमें से सैलेब जुएल और जॉर्डन सिल्क जो आपने देखा है, इन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है हिस्टोरिकली। और बॉलरों में से बात करें तो रायली मेरेदिथ दोनों टीमों में से अवेलेबल होंगे। 4 मैच में 7 विकेट, हमेशा ही विकेट लेते हुए दिखे गए हैं इस फिक्चर में। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कंसिस्टेंटली विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं इस फिक्चर में। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड हेड टू हेड में बताने लायक था। स्कोर्स वगैरह कैसे बने हैं, कौन सी टीम का क्या रोल रहा है, किस टीम की बॉलिंग अच्छी हुई है, बैटिंग अच्छी हुई है। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि ऐसे बॉलिंग साइड बहुत अच्छा यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया रही नहीं है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही वो 250 के ऊपर रन जो है कंसीड भी करा है उन्होंने और ऑल विकेट डाउन भी वो कभी नहीं कर पाए हैं तास्मानिया की टीम को। इवन ये जो मैच हार भी गई थी तास्मानिया की टीम, यहाँ पर भी उन्होंने 250 के ओवर कंसीड किया था। लगभग आप कह सकते हैं 200 के आसपास स्कोर बन गए थे। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 229 5 विकेट नुकसान पर यहाँ पर भी एक शतक बना था इनकी तरफ से। यहाँ पर भी मैकडरमॉट ने शतक लगाया था। मैकडरमॉट बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा है इस सेक्शन में। ऑफकोर्स आप देख ही सकते हैं स्पेशली चेजिंग में। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैकडरमॉट चेजिंग में, मतलब पिछले साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि जब भी तास्मानिया चेजिंग करती है मैकडरमॉट अंधाधुन कैप्टन हो जाते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर भी आप वही चीज़ नोटिस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे बैटिंग फर्स्ट हुआ 315 रन भी कंसीड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी बैटिंग फर्स्ट में 295। तो रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ऐसे बॉलिंग साइड बहुत अच्छी नहीं रही है। ठीक है, जब बैटिंग फर्स्ट हुआ है 290 के ऊपर और जब चेस करने का मामला मिला है तब भी आराम से उन्होंने चेस जो है कर लिया है तास्मानिया की बैटिंग ने। बॉलिंग अगर किसी टीम की यहाँ पर अच्छी रही है तो वो तास्मानिया की ही रही है 5 में से 4 बार, और एक बार उनका भी जो है बॉलिंग कुट गया है। तो इंडिविजुअली ये कुछ परफॉर्मेंस है। अभी ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ऑफकोर्स इंडिविजुअली परफॉर्मेंस आपको इस ग्राउंड से नहीं मिलेंगे दोनों टीमों की तरफ से, क्योंकि दोनों ही टीमों का ये घर नहीं है। ठीक है, विक्टोरिया का होम ग्राउंड है तो विक्टोरिया के ही प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन ये क्योंकि दोनों टीमों का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दोनों टीमों के जो मैचेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में अगर हम बातें करें तो देखते रहो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस जो हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले 2018-19 का ये मैच है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने करा बैटिंग फर्स्ट 265, फर्ग्यूसन, लेमन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और यहाँ से विक्टोरिया को उन्होंने चेस नहीं करने दिया, लेकिन कोई भी बॉलर यहाँ से अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो मैच हुआ, अच्छा फर्ग्यूसन ने यहाँ पर शतक लगाया था। दूसरा जो मैच हुआ यहाँ पर भी फर्ग्यूसन और कूपर के रन थे। कूपर कल के मैच में नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन सारी जो रिकॉर्ड्स हैं इनके सपोर्ट में थे। और इस बार एलेक्स केडी, तो फर्ग्यूसन ने दोनों ही बार यहाँ पर जो है शतक लगाया हुआ है। लेकिन फर्ग्यूसन के बारे में मैं हमेशा ही चीज़ें कहता हूँ कि जैसे जैसे वो सीज़न आगे चलता जाता है उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी ऊपर चलता जाता है। लेकिन रिकॉर्ड जो है इनके यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। हेड टू हेड फिक्चर में भी कुछ कुछ रन उन्होंने बनाए हुए हैं। और ग्राउंड पे जो 2 मैचेस वो खेल के गए हैं दोनों ही बार उन्होंने शतक लगाया हुआ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी सही हुई है। और यहाँ पर भी उन्होंने जो है विक्टोरिया के अगेंस्ट ही मैच था, फिर से उन्होंने रोक दिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में सबको बेशक दिख जाएंगे। और दोनों ही बार बैटिंग फर्स्ट करके साउथ ऑस्ट्रेलिया जीती है। और क्लोज मैच हुआ है दोनों ही बार, लेकिन चलिए मैच तो वो जीत ही गए हैं, जो सबसे बड़ी बात है। और अगर हम तास्मानिया की तरफ से बात करें, तास्मानिया ने 2018 का जो सीज़न का जो टूर्नामेंट हुआ था तब उसका नाम JLT कप था, जो ही मार्च कप है। तो उस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे विक्टोरिया के अगेंस्ट में। जो हमने आखिरी मैच जो मैच था तास्मानिया का विक्टोरिया के साथ, वो मैच वीडियो में भी हमने ये मैच डिस्कस करा था।
तो 274 पर उन्होंने निपटा दिया था। जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिखेंगे वो मेरेदिथ अवेलेबल हैं। तास्मानिया चेस नहीं कर पाई, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो मैच आपने देखा, ये 2 दिन पहले का ही जो मैच है विक्टोरिया के अगेंस्ट में हुआ था, जहाँ पर टॉम एंड्रूज ने 3 विकेट निकाला था। मेरे ख्याल से एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाला होगा, या फिर 2 विकेट एक ओवर में, ऐसा कुछ उनका था। बाकी सिडल का तो हमने एक्सपेक्ट करा ही था। सिडल जो है ये पहले विक्टोरिया के ओर खेलते थे, तो इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा तो वो सिडल का ही होगा। ये इनका पुराना घर है, वो विक्टोरिया के पहले खेलते थे। इसके सिवा बर्ड और एलिस। और बैटिंग में यहाँ पर पेन, डोरान, राइट और सिल्क हमें देखने को मिले हैं। डोरान जो स्पीड सिल्क का मैच हुआ था वहाँ पर भी दोनों ही इनिंग्स में रन बनाया था। इनके बारे में हमने प्रेडिक्शन करी थी और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी हुआ था। हालांकि इनसे बेटर परफॉर्मेंस किसी ने करा होगा, लेकिन इन्होंने भी ठीक ठाक जो है करा हुआ था। ठीक है, तो ये रही जो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हेड टू हेड की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ग्राउंड में क्या क्या होता है वो तो हमने आखिरी मैच में बताया ही हुआ था कि किस तरह के बॉलरों का हेल्प मिलता है, पेसर्स का हेल्प है, रन्स भी डिसेंट यहाँ पे बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्कोर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ये कुछ हमने बातें करी थी। और इस ग्राउंड पे अगर हम इन दोनों टीमों का इंडिविजुअली रिकॉर्ड की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स यहाँ पे बेहतर हैं बैटिंग से। दोनों ही बार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा है और दोनों ही बार जीता भी है। तास्मानिया पहले जो एक मैच वो खेले थे विक्टोरिया के अगेंस्ट, तब वो हार गए थे 2-3 साल पहले। लेकिन रिसेंट जो मैच वो खेले हैं मैं क्या कहूँगा यंग या इनएक्सपीरियंस विक्टोरियन टीम के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है जीत हासिल कर लिया था। अगर इस ग्राउंड में ओवरऑल मैं बातें करूँ ना, तो ओवरऑल क्या होता है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट मतलब डिफेंडिंग यहाँ पे काफ़ी सही हो जाती है। ठीक है, हमने 300 के ऊपर जब बनते हुए देखे हैं तो भी वो बैटिंग फर्स्ट में ही बने हैं। एक ही मैच हुआ था जो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा था, जो कि विक्टोरिया ने चेस करा था 300 के ऊपर भी, जहाँ पर एरन फिंच ने कुछ धमाकेदारी करा दिया था। वो हमने आखिरी वीडियो में बताया भी हुआ था। नहीं तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक स्कोरल जो बनते हैं वो बैटिंग फर्स्ट में बनते हैं, और अगर बैटिंग कोलैप्स कहीं पे होता है तो वो सेकंड इनिंग्स में हमने होते हुए देखा है। ये हिस्ट्री है। ठीक है, हालांकि आखिरी मैच पर तो आप उस मैच को ज़्यादा कॉन्सिडरेशन में नहीं रख सकते, क्योंकि वो अंडर प्रिपेयर्ड विक्टोरिया की टीम थी और तास्मानिया अपने फुल टीम के साथ, फुल फोर्स के साथ आई थी। तो वहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंगली तास्मानिया ने जीत हासिल करा था। लेकिन अगर दोनों बराबर की टीमों के अगेंस्ट मैच हो तो ऐसा हो भी सकता है। और जो हिस्ट्री में है वो यही है कि बैटिंग फर्स्ट में स्कोर्स हमें डिसेंट बनते हैं अगर किसी इनिंग्स में बन रहे हैं तो। और चेज यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ही रेयर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 270 260 के ऊपर के जो स्कोर है वो यहाँ पर चेस होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 की जगह पर और देखते हैं क्या क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तास्मानिया की तरफ से एक चेंज जो मुझे लग रहा है होगा वो है रायली मेरेदिथ वापस आएंगे। वो तो वापस आएंगे ही, लेकिन किसके जगह पर आएंगे ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। रेडबर्ड की जगह पर आ सकते हैं या फिर मिचेल ओवेन की जगह पर भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवेन को ड्रॉप करना चाहेगी तास्मानिया की टीम, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे ना इनकी बैटिंग में डेप्थ है नहीं, जो कि पहले मैच में हमें नोटिस करा था। ठीक है, पहला मैच इनका जो था क्वींसलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से इनको खल गई थी। सिर्फ जॉर्डन सिल्क ने कुछ करा हुआ था बैटिंग से, इसके सिवाय ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूटर्स हमें देखने को नहीं मिले थे। पिछले मैच पर ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि विक्टोरिया के बॉलर्स उतने एक्सपीरियंस थे नहीं, तो कुछ खास नुकसान वो कर नहीं पाए थे। लेकिन बैटिंग में डेप्थ की कमी है। ठीक है, पिछले मैच पर तो चलिए जेक डोरान को उन्होंने खिलाया था। अच्छा, पिछले मैच मिचेल ओवेन नहीं खेले थे, जेक डोरान खेले थे। और जेक डोरान अगर खेलते हैं तो वो ऊपर ही आएंगे, मतलब जॉर्डन सिल्क पिछले मैच बहुत नीचे आए थे, उनके ऊपर आ जाएंगे जेक डोरान। तो लेकिन फिर भी अगर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैनों की अगर आप नाम करेंगे तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर्स में सैलेब जुएल, जॉर्डन सिल्क जो कि मार्च कप में पिछले सीजन से ही अच्छा कर रहे हैं। जॉर्डन सिल्क उतना अच्छा नहीं करे थे, लेकिन चलिए है टीम में। इसके सिवाय टीम पेन अभी तक तो कुछ खास करते हुए दिखे नहीं है, थोड़ा सा मतलब स्टार्ट ले रहे हैं, उसके बाद खास कुछ फिनिश वो नहीं कर पा रहे। बाकी कीपिंग से जो करेंगे वो करेंगे। नीचे अगर आएंगे मैकलिस्टर राइट, इन्होंने रन बनाया है आखिरी मैच पर और ऑफकोर्स सिलेक्शन परसेंटेज का हाई हो गया है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा किस टीम के अगेंस्ट इन्होंने रन बनाया हुआ था। ठीक है, उस विक्टोरियन बॉलिंग लाइनअप के साथ आप जो भी परफॉर्म करे हैं या नहीं भी करे हैं उसके साथ आप ज़्यादा कुछ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो टीम बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड एक बॉलिंग लाइनअप के साथ आई थी। इसके सिवाय बाउ वेस्टर, बर्ड, सिडल यहाँ पर हैं, एलिस और सिडल जैसे प्लेयर्स को तो आप मिस नहीं कर सकते। एलिस सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हमेशा बातें करते हैं। और सिडल के बारे में तो बताइए आपके रायली मेरेदिथ के यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी हैं, हमेशा कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हुए दिखे हैं, हालांकि बंचेस में तो नहीं, लेकिन विकेट्स हमेशा खाते में होते हैं।
साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करी जाए और बेंच में यहाँ पर वाकई में जैरड फ्रीमैन हो सकते हैं। जैरड फ्रीमैन एक काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, इवन 4 डे मैचेस में भी उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस करा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कहीं से उनका मौका बन सकता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो एक जो चेंज होगा वो है जेक लेमन वापस आएंगे। जेक लेमन जो आखिरी शेफील्ड शील्ड का मैच था न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में वो खेले थे, दोनों ही इनिंग्स में वो अच्छी बल्लेबाजी करने में सक्षम हुए थे और काफ़ी मतलब फ्लुएंट नजर आ रहे थे। और वैसे भी इस फिक्चर में इनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी डिसेंट है, जैसे आप देखा है। तास्मानिया एज ए बैटिंग साइड हो सकता है एक बार के लिए वीक हो भी जाए, लेकिन इनकी बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हमेशा ही। और ये एट द एंड ऑफ द सीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मैच तास्मानिया हारेगी उसकी मेजॉरिटी ऑफ द रीजन उनकी बैटिंग ही होगी, ना ही बॉलिंग। तो हो सकता है कि फिर से इनके पास प्रॉपरली बैटिंग आ जाए। विदरॉल्ड कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं बहुत दिनों से। हालांकि आखिरी जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, मतलब तास्मानिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में, विदरॉल्ड ने दोनों इनिंग्स में ही रन बनाया था। उसके बाद नियल्सन ओपनिंग कर रहे हैं, ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी, कैलम फर्ग्यूसन जो कि अपने आउट ऑफ पोजीशन पे खेल रहे हैं। मैं तो पर्सनली हमेशा चाहता हूँ कैलम फर्ग्यूसन ओपनिंग पे आए, लेकिन उनको उतारा जा रहा है काफ़ी नीचे मिडिल ऑर्डर में, तो वो भी एक अनकंफर्टेबल जोन है उनके लिए। इसके उसके बाद जेक लेमन, वैलेंटे हर्जोग्लू, कोरी केली जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, तास्मानिया की बॉलिंग फिर से अगर अच्छी रहती है और अगर फिर से जो हिस्ट्री है वो रिपीट होता है, तो कोरी केली के पास फिर से जो है बैटिंग आनी है। उसके बाद एगर और वोराल यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यही है। कैप्टन भास्कर एंड चॉइस की बात करें तो ट्रेविस हेड यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं और इनसे सेफ ऑप्शन आपके पास नहीं होगा अवेलेबल। बैटिंग तो अब बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर ये चल रहे हैं और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा ले रहे हैं। उसके बाद एलेक्स केरी, और रिस्क लेना है तो फर्गूसन और विदरॉल में से कोई एक। फर्गूसन का तो जैसा मैंने अपना ऑब्जर्वेशन जो है डे 1 में शेयर किया था कि हमेशा ही सीजन जैसे जैसे एंड होता जाता है ये अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, तो वो समय अभी तक आया नहीं है और विदरॉल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। और उसके बाद लेमन और नियल्सन में से कोई एक। तास्मानिया की तरफ से वेबस्टर और सिल्क सेवेंथ टीम में होंगे। उसके बाद सैलेब जुएल जो पिछले सीजन के दोनों ही मैच में रन बनाने में सक्षम हुए थे। उसके बाद नॉर्दन नेथन एलिस, और रिस्क लेना है तो सीडल सीडल और मिशेल लोवेन में से कोई एक। तो अभी एक बार देख लेते हैं इस तरह की एनालिसिस के बाद कि किस तरह से हम हमारी ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं। तो ये जो टीम है ना, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर लेती है तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है ये टीम। आप नोटिस करेंगे मैंने सारे बॉलर्स को नहीं रखा है, लेकिन 3 बॉलर्स को मैंने रखा है। अभी इन तीनों में से आप एक को ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली शायद पीटर सिरिल को ड्रॉप नहीं करूंगा और एलिस को ड्रॉप नहीं करूंगा। एलिस काफ़ी हिट और मिस टाइप के बॉलर हैं, मतलब विकेट्स हमेशा ही लेते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आप 50 ओवर मैच में 1 विकेट का कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं आपको, लेकिन ये कभी भी बंचेस में भी विकेट निकाल सकते हैं और उसका प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर बॉलरों में से कोई आपको कैप्टन वाइस में चॉइस दिख रहा है ना साउथ ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया की तरफ से, तो हमेशा एलिस होते हैं। इनका कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, पिछले सीजन में भी मैंने चीज़ नोटिस करा हुआ है। विकेट लेते हैं हमेशा ही, एक एक विकेट लेते रहते हैं, लेकिन किस दिन बंचे से विकेट ले लेंगे आप उस तरह से सोच नहीं सकते। तो इसलिए मैंने बताया अगर पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो इस हिसाब से मेरेदिथ को आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरेदिथ हमेशा विकेट निकालते हैं 1-2 करके, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा विकेट नहीं निकालते तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एलेक्स केरी, फर्ग्यूसन को रखा है, लेमन, ट्रेविस हेड, मेरे लिए 4 प्रॉपर बैट्समैन यहाँ पर हो गए। इसके सिवाय भी हैरी नियल्सन का ऑप्शन है, विदरॉल्ड का ऑप्शन है, जिनको अगर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बात हो रही है तास्मानिया की बॉलिंग की, तो एरे गैरे किसी को भी मैं नहीं लेना चाहता। एरे गैरे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लॉजिक हो किसी बैट्समैन का, कोई नेगेटिव लॉजिक, तो उस हिसाब से मैं उनको ड्रॉप करने की सोच भी सकता हूँ। यहाँ पे विदरॉल्ड फॉर्म पे नहीं है और हैरी नियल्सन भी इतने कंफर्टेबल तो नजर नहीं आए हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी भी खराबी है, लेकिन चलिए जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो मेरे पास टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 4 में से 3 बैट्समैन हैं। यहाँ पर मेरे को जेक डोरान भी लेना था, लेकिन मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहो यहाँ पर टीम पेन के जगह पर भी जेक डोरान को ले सकते हो, या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर आप अगर चाहो तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐड कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट एगर वगैरह। इसके सिवा अगर आप चाहो तो बॉलरों में से आपके पास 2 ऑप्शन होंगे जिनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट एगर तो है ही जो सेफ होंगे। इसके सिवा कैमरन वैलेंटे और यहाँ पे कोरी केली, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्ली बैटिंग भी कर सकते हैं। और अगर तास्मानिया की बॉलिंग जैसी अच्छी होती है वैसा ही अच्छा रहा तो इनके पास जो है बैटिंग आनी है। और बॉलिंग पे अगर एक आध विकेट निकाल लेते हैं तो इनके पास 40 से 50 के आसपास जो है पॉइंट्स आ जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हैंडी हो सकता है। इसके सिवाय और कोई खास मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। बैट्समैन सेक्शन में मैकालिस्टर राइट हैं, लेकिन सीजन की शुरुआत से उतने अच्छे फॉर्म पर ये थे नहीं, ठीक है। अगर मुझे राइट और डोरान में से एक को लेना पड़े तो मैं हमेशा डोरान को जो है प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन राइट ने आखिरी मैच में रन बनाया है, वीकर बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में तो काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं, लेकिन मैं इनिशियली दोनों को ही इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे एक को लेना पड़े तो मैं डोरान को ऑफकोर्स लूँगा।
और मुझे कुछ यहाँ पे खास नहीं दिख रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑफकोर्स यूनिवर्सल और सेफेस्ट कैप्टन चॉइस डेविस हेड ही होंगे, और आखिरी में जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने बनाया हुआ है। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, एरिस केरी के साथ आप जा सकते हो, जॉर्डन सिल्क जो यूनिवर्सल कैप्टन वाइस कैप्टन के बीच में ही कुछ एक होंगे, इनके साथ आप जा सकते हो। लेकिन जॉर्डन सिल्क मुझे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नज़र नहीं आते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ पिछले 2-3 सालों में, इसीलिए मैं इनिशियली सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हो। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो यहाँ पे सैलेब ज्वेल का ऑप्शन है। आखिरी बार जब मैच हुआ था पिछले सीजन में, दोनों ही मैच पे इन्होंने जो है अच्छा पारी खेला हुआ था, सिर्फ 9% लोग इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, और बोलरों में से तो मैंने बता ही दिया नेथन एलिस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो उनकी तरफ से ऑफकोर्स स्ट्राइक बॉलर को रख लेना, तब ये गलती मत करना। मैंने ये टीम इसी चीज़ पे बनाए हैं, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।